नमस्कार, मैं हूं शक्ति, आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में है और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ स्थानीय संपादक राजेश जी, हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से सुनील नामदेव जी, हमारे साथ उत्तराखंड से महेश जी, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ ज्ञानेश जी हैं, जो कि आज की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुँचाएंगे। और सबसे पहले हम रुक करेंगे एडिटर सूरज जी की ओर कि आज ऐसी कौन सी खबर है जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है और अखबारों में सुर्खियों में बनी हुई है, दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत का जो रुख रहा है हमेशा, चाहे विदेश नीति को लेकर के हो या भारत की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यदि हम बात करें, तो यहाँ इसकी समझ में आती है कि भारत हमेशा अपनी जो विदेश नीति है उसमें जो कूटनीति का इस्तेमाल करता है उसका फर्क पड़ता है, और यही फर्क देखने मिला है चीन के साथ में, क्योंकि गलवान में जो कुछ हुआ था उसके बाद में भारत ने सख्ती बरती थी, और उस सख्ती से पड़ोसी देश चीन अब परेशान हो रहा है। चीन ने गुजारिश की है कि भारत सीधी फ्लाइट जो है, यात्री उड़ाने हैं, वो फिर से शुरू करें, क्योंकि चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भारत सरकार से गुजारिश की है कि 4 साल से बंद डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट शुरू करें। जी। 2020 में गलवान में जब संघर्ष हुआ था, तो गलवान के संघर्ष के बाद से चीन से भारत आने वाली सीधी उड़ानों को बंद कर दिया गया था, और अभी भारत चीन के बीच यात्रा के लिए इनका हांगकांग, सिंगापुर और बैंकॉक से होकर के आना पड़ता है। बिल्कुल। और साथ ही दिल्ली से मार्च 2023 से G20 देशों के विदेश यात्रियों की बैठक में भी चीन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ इस मुद्दे को लेकर के बात की थी, इस मुद्दे को उठाया था। पर भारत ने सीमा विवाद का हवाला देते हुए इस बात से साफ इनकार कर दिया था। तो अब चाइना को समझ में आ रहा है कि वो जो 2020 में गलवान में संघर्ष हुआ था, उसके बाद में भारत का लिया हुआ फैसला अब चाइना के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चीन से आने वाली सीधी यात्री उड़ानों पर अभी भी प्रतिबंध जारी है। दूसरी तरफ बात करूं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जिस तरह से इमरान की रिहाई को लेकर के तमाम तरह की जो बातें हो रही थी, क्योंकि जो आर्मी चीफ मुनीर हैं, उनके जो 9 कमांडर हैं, उनमें से 5 इमरान की रिहाई के पक्ष हैं, बिल्कुल। और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल अमीर मुनीर जो हैं, उनको 5 कोर कमांडो ने सुझाव दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान को जेल से बाहर आने दिया जाए, क्योंकि इससे दुनिया भर के निवेशकों को सकारात्मक संकेत मिलेगा और देश में राजनीतिक स्थिरता आएगी। अभी जनरल मुनीर अड़े हुए हैं और उन्हें पता है कि जेल से बाहर आने के बाद इमरान को नियंत्रित करना संभव हो जाएगा, क्योंकि इमरान उन पर निशाना साधेंगे। वर्तमान के यदि हालात देखें तो उन हालातों को देखते हुए उनको माना जा रहा है कि इमरान जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन वह सिर्फ न्यायपालिका, पाक सेना या शहबाज शरीफ के बूते नहीं हो पाएगा। यह पाकिस्तान के हजारों मील दूर से होगा, क्योंकि इमरान की रिहाई के समझौते में अमेरिका का हाथ होगा। यहाँ बात की जा रही कि संभावना है कि अगले सप्ताह एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान आ रहा है, बिल्कुल। और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सरकार और सेना के साथ इस संबंध में कोई गुप्त समझौता कर सकता है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका में जिस तरह से चुनाव हैं और नवंबर में वहां राष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो दुनिया भर के जो 1 दर्जन देश हैं, उन 1 दर्जन देशों के जो शरणार्थियों का हुजूम दक्षिण मेक्सिको की सीमा से अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। इसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं और इस हुजूम में बच्चे भी शामिल हैं। तो इस काफिले में शामिल लोगों का कहना है कि नवंबर में होने वाले चुनावों से पहले अमेरिकी सीमा तक पहुंचना चाहते हैं। अमेरिकी सीमा पर अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं, तो इस शरणार्थियों को प्रवेश नहीं करने देंगे और उनके लिए सीमाएं बंद कर देंगे। और जैसा कि ट्रंप ने वादा भी किया है चुनाव के लिए कि यदि वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो सीमाओं को सील कर दिया जाएगा, शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो क्यूबा से भी लोग आ रहे हैं, और 45 दिन पहले ग्वाटेमाला से मैक्सिको पहुंचे थे। जो लोग पहुंच रहे हैं, वो उनका कहना है कि वो अपराधी नहीं है,
हम मेहनती हैं, मेहनत करना जानते हैं, जीवन यापन करने के लिए अपना देश छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं और हम ज़रूरतमंद हैं, ज़रूरतों से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करूँ कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी उनका एक बयान आया था क्योंकि देखा गया था कि बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर के जिस तरह से हिंसा हो रही थी और जिस तरह से पूरे देश में उपद्रव था, कई जगह कर्फ्यू लगाया हुआ था। उस संदर्भ में जो ममता बनर्जी का बयान था, उन्होंने जो बात कही थी कि ये जो शरणार्थी हैं वो आएँ, उनके लिए पश्चिम बंगाल के दरवाजे खुले हुए हैं। उस बात को लेकर के बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं, उनका भी बयान जारी हुआ था और अब इस मामले को लेके 2 देशों के बीच में जिस तरह से वार्ता हो रही है क्योंकि इस बात की पुष्टि की गई है कि बांग्लादेश से एक पत्र भारत को प्राप्त हुआ है, जिसमें हिंसा प्रभावित लोगों को शरण देने का जो बयान था, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, उस पर आपत्ति जताई गई है। और यहाँ एक बात सामने ये आई है कि किसी विदेशी देश के साथ संबंधों का मामला जो केंद्र सरकार का एकमात्र विशेष अधिकार होता है, वो किसी भी देश की विदेश नीति के तहत उस पर निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन किसी राज्य की मुख्यमंत्री यदि ये कह देती हैं कि वो जो शरणार्थी हैं पश्चिम बंगाल के वो भारत आ जाएँ और पश्चिम बंगाल के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, तो जी। इस बात को लेकर के आपत्ति भी जताई गई है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूँ यहाँ पर कि क्योंकि हिंसा के बाद देखा गया था कि लगभग 6,700 छात्र जो हैं, वो भारत लौटे थे और यहाँ कहा गया था कि भारतीय छात्र बांग्लादेश से बड़ी संख्या में भारत लौट आए हैं क्योंकि वहाँ जो आरक्षण को लेकर के, कोटा को लेकर के जो लड़ाई चल रही है उस बात को लेकर के वहाँ तमाम तरह के उपद्रव हो रहे हैं। तो भारतीय उच्चायोग ने सीमा चौकियों से लेकर के एयरपोर्ट पर भारतीय छात्रों को सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था की है। पूर्वी रेलवे ने भी व्यवस्था की है कि कोलकाता, ढाका, मैत्री एक्सप्रेस जो है, उसकी सेवाएँ हालाँकि एक शनिवार के लिए जो आने वाला शनिवार है उसके लिए रद्द रहेंगी। वहीं बांग्लादेश में हिंसा से मौतों का जो आंकड़ा है, वो 210 से ज़्यादा हो गया है और वहाँ 2700 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तो इस तरह से भारत और बांग्लादेशों के संबंधों के बीच में ये जो ममता बनर्जी का बयान था उसको लेकर के आपत्ति जताई जा रही है क्योंकि शरणार्थियों का जो मामला है, किसी दूसरे देश से आए हुए लोगों का मामला है, वह केंद्र सरकार के अधीन होता है और केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेती है। और आखिर में ज़िक्र करना चाहूँगा कारगिल विजय दिवस का, क्योंकि कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो गए हैं बिल्कुल। और शहीदों की गाथाएँ भी आज अखबारों में प्रकाशित हुई हैं और जो लोग शामिल थे उस यु 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 युद्ध में कारगिल विजय युद्ध में जो लोग शामिल थे, जो सैनिक शामिल थे, अधिकारी शामिल थे, उनकी गाथाएँ भी हैं कि किस तरह से उस युद्ध को लड़ा गया है। बिल्कुल। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए शहीदों की गाथाएँ भी आज प्रकाशित की गई हैं। जी, निशा। जी बिल्कुल, तमाम मध्य प्रदेश के अपडेट ले लेंगे। मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास है आज? हमारे साथ स्थानीय संपादक राजेश जी हैं। राजेश जी, तमाम मध्य प्रदेश की बड़ी अपडेट दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, इससे पहले कि आज समाचार पत्रों में जो खबर है कौन सी प्रमुखता के साथ बड़ी खबर है उनको लें, उसके पहले इस वक्त की एक बड़ी और दुखद खबर है कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं प्रभात झा, उनका दिल्ली में निधन हुआ है। सुबह 5 बजे उन्होंने एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली है और 26 दिन पहले प्रभात झा को भोपाल से दिल्ली शिफ्ट किया गया था और उसके बाद लगातार उनका इलाज वहाँ पर चल रहा था, लेकिन अंततः वो जो जिंदगी की जंग है वो हार गए। अगर प्रभात झा की हम बात करें तो जिस तरह से उन्होंने अपना जो सफर मध्य प्रदेश में शुरू किया था, मूलतः वो बिहार के रहने वाले थे। 4 जून 1957 को उनका जन्म हुआ था दरभंगा के हरिहरपुर गांव में, लेकिन उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश में हुई, ग्वालियर में वो रहे और अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में उन्होंने की थी और उसके बाद वो राजनीति में आए और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में कई उच्च पदों पर रहे, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हों या फिर राज्यसभा के सदस्य रहे हों, मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं।
तो उनके निधन के बाद निश्चित तौर पर एक राजनीति में, क्योंकि जिस मुखरता के साथ, जिस जीवटता के साथ उन्होंने राजनीति की है, तो एक राजनीति में जरूर उनके निधन के बाद शून्यता आई है। बिल्कुल। और यही कारण है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनके निधन पर लोगों ने दुख व्यक्त किया है। अब जो तमाम सारी खबरें हैं निशा, जो समाचार पत्रों में सुर्खियों में रही है, लगातार जिसका जिक्र हम करते भी रहे हैं, और सरकार जिसको लेकर लगातार प्रयासरत है कि मध्य प्रदेश में निवेश कैसे बढ़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से दक्षिण के दौरे पर रहे और प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने की दिशा में दक्षिण भारत के दौरे पर गए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रोड शो किया। इस दौरान औद्योगिक निवेश के लिए इन्वेस्ट एमपी इंटरेक्टिव जो सत्र है, उसमें 1200 निवेशकों ने मध्य प्रदेश में करीब 3,500 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव दिया है। पीएम के साथ बातचीत में उन्होंने न केवल निवेश का भरोसा दिया है, बल्कि भोपाल में होने वाली जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है में आने की भी सहमति दी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि निर्णय लिया है कि वहां पर एक उद्योग से रिलेटेड एक कार्यालय वो खोलेंगे, जिससे कि मध्य प्रदेश और वहां से एक बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। इसके अलावा जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो दौर है वो लगातार चल रहा है। और बात की जाए सीहोर, रायसेन, राजगढ़, आगर मालवा, सागर, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, ये जो 9 जिले हैं, यहाँ बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल में भी लगातार कल से जिस तरह से बारिश कभी रुक रुक के कभी भारी बारिश चल रही है, और अभी सुबह से भी भारी बारिश का दौर जारी है। तो बिल्कुल। लगातार बारिश का दौर है वो चल रहा है। एक खबर महत्वपूर्ण खबर दमोह से है, मध्य प्रदेश के दमोह से है, जिसमें जिला अस्पताल की जो लापरवाही है वो उजागर हुई है, और वहाँ के कलेक्टर ने भी इस लापरवाही को माना है। दमोह के जिला अस्पताल में 4 जुलाई को सिजेरियन डिलीवरी के बाद 4 महिलाओं की जो मौत का मामला है वो सामने आया है। इनमें से 2 की मौत तो अस्पताल में ही हो गई, जबकि 2 ने 22 व 24 जुलाई को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ा है। पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन की जो लापरवाही है वो उजागर हुई है। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद जिस तरह से यूरिन इन्फेक्शन हुआ और उनकी जान गई है। सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर, जो वहाँ के दमोह कलेक्टर है सुधीर कुमार कोचर, उन्होंने कहा कि मेडिकल टीम जांच कर रही है और अस्पताल को नोटिस दिया गया है, जिसमें गंभीर लापरवाही बरती गई है। तो ये बिल्कुल। बड़ी खबर है। निश्चित तौर पर एक तरफ जहाँ सरकार स्वास्थ्य को लेकर तमाम जतन तमाम कर रही है, और ऐसे में इस तरह से दमोह जिला अस्पताल का ये मामला है निश्चित तौर पर गंभीर है। जी बिल्कुल। तमाम छत्तीसगढ़ की अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ स्थानीय संपादक छत्तीसगढ़ से सुनील नाम दीजिए। सुनील जी, और तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी अपडेट दर्शकों के साथ साझा करें। निशा जी, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी है और लगातार पिछले 36 घंटों से बारिश होने के चलते तमाम प्रमुख नदियां अपने खतरे के निशान से लगभग 15 से 20 मीटर तक ऊपर चली गई। बिल्कुल। महानदी, इंद्रावती, पैरी, शिवनाथ नदी, खारून, ये छत्तीसगढ़ की जो तमाम प्रमुख नदियां हैं इस बार अपने उफान पर देखी जा रही हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार औसतन ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है। बस्तर का जो इलाका है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से कट गया था, लेकिन पिछले 12 घंटों में बारिश के रुक रुक के होने से एक बार वहां सामान्य स्थिति बहाली की तरफ प्रशासन बढ़ा हुआ है। हालांकि अभी बारिश हो रही है तो उसका भी कठिनाइयों का सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है। राहत और बचाव के काम तेज कर दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। देश की पहचान अच्छी गुणवत्ता वाली धान चावल की पैदावार की होती है। तो इस बार बारिश जो है अच्छी हो रही है, एक्सपेक्टेशन के विपरीत नहीं हो रही है, समय में बारिश हो रही है
और अधिकतम बारिश हो रही है, तो जो रोपाई है, बुआई है, वो किसान जो हैं खुशहाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देवता उन पर मेहरबान है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई ने 2 दर्जन से ज्यादा छात्रों, उनके अभिभावकों और कुछ अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मैं आपको बता दूं निशा जी कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में 171 चयनित उम्मीदवार थे। इसमें ज्यादातर जो उम्मीदवार थे वो नेताओं के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे और कारोबारियों के बच्चे थे। बिल्कुल। कांग्रेस के बड़े नेताओं के। बीजेपी सब शासन में सत्ता में आई तो उन्होंने इसके मामले की सीबीआई जांच के निर्देश दिए थे, और अब दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो रहा है। हालांकि अदालत में तक पहुंचेगा मामला। फिलहाल में तो जो जांच जारी है, उससे पता पड़ रहा है कि जो पीएससी के बड़े अधिकारी थे, उन्होंने ही अपने बच्चों को चयनित कर लिया था, और वो मेरिट सूची में अव्वल नंबर पर आ रहे थे, और डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हो गए। फिलहाल इनके खिलाफ कार्रवाई की जी बात बिल्कुल। सामने आ रही है। सीबीआई सक्रियता पूर्वक दस्तावेजों को जब्त कर रही है और पूछताछ में। जी इसके अलावा सोलर पैनल घोटाला एक बड़ा सामने आया है। 200 करोड़ से ज्यादा के तो ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट लगने थे, लेकिन ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा आरईएस के अधिकारियों ने कागजों में सोलर लाइट्स को लगाया और बड़ी रकम टकराई। इस मामले ने तूल पकड़ा और विधानसभा में विधायकों की कमेटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। सरकार ने बिल्कुल विधानसभा में घोषणा किया है कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। इसके तहत विधायकों की एक उच्च स्तरीय कमेटी अब पूरे मामले की जांच करेगी। निशा जी जी, छत्तीसगढ़ में एक बड़ी महिला सशक्तिकरण को लेकर भी एक बड़ा आया है कि यहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यहाँ के जो छात्राएं हैं, उनको अब पहली बार जो तमाम छुट्टियां मिलती थी बीच में छात्रों को, चाहे वो बीमार हो या कुछ, अब उनको पीरियड आने पर महिलाओं को, जो वुमन स्टूडेंट्स हैं, उनको अब छुट्टियां दी जाएं। तो ये महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, और हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी मिसाल पेश की है। छत्तीसगढ़ की ये पहली यूनिवर्सिटी है जो अब अपने छात्रों को कठिन समय महीने उनको छुट्टी स्वीकृत करेगी, और जी ये एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा जी कदम बिल्कुल। है। जी, मैं आऊँगी सीधे ज्ञानेश जी के पास और तमाम उत्तर प्रदेश के अपडेट जानूंगी। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश में आज क्या कुछ खास है, दर्शकों के साथ साझा करें। जैसे आपको बताऊं कि तमिलनाडु कैडर के एक आईपीएस अभिषेक दीक्षित थे, उनको उत्तर प्रदेश से क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि उनके ऊपर विभागीय जांच चल रही थी और राज्यपाल ने क्लीन चिट पर सहर्ष स्वीकृत दे दी। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक प्रतिनियुक्ति पर आए थे अभिषेक दीक्षित, और अभी चेन्नई में तैनात हैं अभिषेक दीक्षित। वहीं मैं बात करूंगी कि उत्तर प्रदेश में 3 आईपीएस के तबादले हुए हैं। विक्रांत वीर को एसपी बलिया बनाया गया है, वहीं विजय ढुल को एसपी 112 की जिम्मेदारी दी और दिनेश त्रिपाठी को डीसीपी कानपुर की जिम्मेदारी। वहीं इस समय बात करना चाहूंगा कि राजधानी लखनऊ के गोमती नगर पुलिस ने मलियाबाद के पूर्व सपा विधायक इंदल कुमार को धोखाधड़ी कर 4 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है, और उन पर इसी साल फरवरी में राज इंफ्रा हाउसिंग के एमडी राजेश पांडे ने कोर्ट के आदेश पर फर्जी दस्तावेजों से जमीन की रजिस्ट्री कराने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। और इस मामले में इंदल कुमार से गोमती नगर थाने में पहले कई घंटे तक पूछताछ की गई है। फिर रात में पुलिस अफसरों ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है और इंदल कुमार को सपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल। उनकी गिरफ्तारी कर मिलते ही कई समर्थक थाने पहुंचे, और गिरफ्तारी के बारे में जब पता चला तो वो वहां से वापस लौट गए। वहीं मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने उत्तर प्रदेश के एटा जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे और जिला पंचायत सदस्य व सपा नेता पुष्पेंद्र यादव को बुधवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया था। 25,000 के इनामी पुष्पेंद्र यादव को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 2 स्थित चेरी काउंट्री सोसाइटी के मार्केट के पास ही गिरफ्तार किया गया है। वह एटा के अलीगंज थाने में डकैती और कातिलाना हमले के मुकदमे में आरोपी पिछले 3 साल से वांटेड था, और जी उस पर 25,000 का इनाम उत्तर प्रदेश पुलिस ने रखा था। वहीं जी आरोपी को देर रात अलीगंज थाना लखनऊ
से हवाले से गिरफ्तार किया गया है। जी और एटा में जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र यादव एटा में वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव का बेटा है। वहीं पुष्पेंद्र के पिता जोगेंद्र यादव पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और राज्य स्तर जी पर चिन्हित बिल्कुल माफिया भी हैं। जी जोगेंद्र यादव जेल में बंद है और ताऊ रामेश्वर यादव पूर्व विधायक है, वह भी जेल में है। और जी पुष्पेंद्र बिल्कुल का एक ताऊ रामनाथ यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख अलीगंज रहा है और वर्तमान में फरार है। पुष्पेंद्र के एक जीजा यूपी कैडर के आईपीएस अफसर है। जी बिल्कुल, तमाम उत्तराखंड के अपडेट ले लेंगे। महेश, ये उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास है, दर्शकों के साथ साझा करें। निशा जी, मैं आपको बता दूं कि 22 तारीख से यहाँ कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो रही है। हरिद्वार में अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो पहले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। यदि मैं कल तक की बात करूं तो 27 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर गंगा जल भरा है और कांवड़ लेके गई है। विभिन्न तरह की कांवड़ यहाँ देखने को मिल रही है। कोई नोटों से वो सजा करके लेके आ रहा है, तो कोई भगवान शिव को ही कांवड़ के रूप में लेकर के जा रहा है, तो कोई बच्चा, बूढ़ा, महिलाएं बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से सजा करके यहाँ पर ये कांवड़ लेकर के जा रहे हैं। अभी तक यदि देखा जाए तो 14 कवड़िये यहाँ परेशानी में आए हैं, जो डूब गए हैं, तो कोई किसी को चोट लग गई है, बिल्कुल जो सरकारी रिकॉर्ड है। तो निशा जी, मैं आपको बता दूं कि अभी आज का जो वेदर फोरकास्ट है, पूरे उत्तराखंड में आज रेड अलर्ट है। देहरादून सहित लगभग 6 जिलों में बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। बिल्कुल और इसी के तहत बद्रीनाथ के बीच मलारी हाईवे जो पड़ता है लाल बाग के पास, वहां 20 मीटर जो हाईवे है वो धंस गया है, जिससे लगभग 800 से 1000 के बीच अनुमान लगाया जा रहा है श्रद्धालु वहां रास्ते में फंसे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ के पास ही एक बारिश जो स्टार्ट हो गई है, वो खतरे के निशान के आसपास अलकनंदा जो है वो चल रही है। बिल्कुल पुलिस ने श्रद्धालुओं को रेड अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि वो यहाँ पर लापरवाही ना बरतें। तो साथ ही जी आपको बता दूं कि बद्रीनाथ के पास ही जो पाताल गंगा है, 5 साल बाद फिर वहां भूस्खलन स्टार्ट हो गया है। यहाँ एक्चुअली भूस्खलन का निशा जी ये जोन है और इस हाईवे पर टच है ये जोन, और हाईवे पर ये मलबा गिर रहा है, जिससे वहां पर वाहन फिसल रहे हैं, क्योंकि वहां का जो मलबा है वो थोड़ा सा अलग तरह का है। तो पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी व्यक्ति वहां पर जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति आवर से ज्यादा न लेके जाए, यानी कि बिल्कुल धीमी गति से चलें, नहीं तो यहाँ चूंकि नीचे खाई बहुत बड़ी है तो बहुत अप्रिय घटनाएं होने की संभावना है। बिल्कुल कारगिल में लेकर के जो आजकल विजय दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में हुए हैं और सभी ने कारगिल शहीदों को याद किया है। तो जी साथ ही मैं आपको बता दूं, एक ऐसी कंपनी जो सिंगापुर और कनाडा के नाम पर बच्चों की नौकरी लगाने के लिए और अपने फर्म में ही कुछ दिन नौकरी देते थे और उसके बाद वो ऑफिस बंद करके चले जाते थे। जी ऐसे ही एक सरगना का यहाँ पता चला है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी बिल्कुल प्रदेश में 4 बड़े तबादले हुए हैं, जिसमें अपर मुख्य सचिव के स्तर से तबादले हुए हैं और ये शासनादेश जारी कर दिया गया। तो साथ ही आपको बता दूं, आज देहरादून में जो ऑरेंज अलर्ट है उसके तहत अभी मैं बता दूं कि अभी भी बारिश चल रही है बिल्कुल और यहाँ पर ये व्यवस्था बना दी गई है कि कोई भी जो स्टूडेंट है उसके लिए छुट्टी है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उन्हें भी ये बता दिया गया है कि किसी भी तरीके की कोई ऊपर पहाड़ पर ना जाए। जी तो बिल्कुल कल सदन में महेंद्र भट्ट राज्यसभा में उन्होंने एक जोशीमठ का जो पुराना प्रकरण चल रहा है उसमें ओबीसी क्षेत्र की केंद्रीय सूची में रखने का मुद्दा वहां पर रखा है और कहा है कि ये जो क्षेत्र है जोशीमठ, इसको यदि ओबीसी केंद्रीय सूची में शामिल कर लिया जाता तो वहां विकास हो सकता है। जी बिल्कुल तो से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे बात की है जनता से और उन्होंने टेलीफोन से सीधे कनेक्ट किया है और लोग आश्चर्य में पड़ गए हैं जब उन्होंने कहा कि मैं मुख्य सेवक जी मुख्यमंत्री। बिल्कुल तो ऐसे में एक जी महेश बहुत ही एक सुखद लोगों ने माना है कि उनकी शिकायत अब सीधे जी मुख्यमंत्री महेश जी सुन रहे हैं। जी तो निशा में एक और बात आपको बता दूं केवल कि अब जो भी बाहरी राज्य से यहाँ पर वाहन आएगा उसके लिए अब डस्टबिन रखना अपनी गाड़ी में जरूरी हो गया है। ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है और इस पर सख्ती से पालन करने के लिए पुलिस और प्रशासन को बोल दिया गया है। जी जी निशा।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, तमाम उत्तराखंड की अपडेट साझा करने के लिए। दर्शकों, आज हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास था, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास था, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड में क्या कुछ खास था, तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में क्या कुछ खबरें थी जो प्रमुखता से अखबारों में आज प्रकाशित हुई हैं और सुर्खियों में बनी हुई है। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।